दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों का फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का है। यानी दोस्तों ये जो है ये बीएससी एग्रीकल्चर 6वें सेमेस्टर वालों के लिए इकोनॉमिक्स का पेपर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको मैंने उत्तर के सहित लाया है। और इस वीडियो में आपको जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, पिछले साल पूछे गए प्रश्न है, उन 60 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ठीक है। और हर बार की तरह ये आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि दोस्तों हर बार पेपर में पिछले साल के प्रश्न पत्र से प्रश्नों को उठाया जाता है। आई होप कि इस बार भी ऐसा होगा और ये हमेशा से होता आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो को बीच से मत छोड़कर जाइएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। सभी प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण ही है। ठीक है, कोई भी ऐसा फालतू के प्रश्न नहीं है, सभी आपके सिलेबस वाले प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर का पेपर का प्रश्न है, तो फिर क्या ही कहना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ रहा हूं और आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर बताते जा रहा हूं। ये देख सकते हैं, आपका प्रश्न पत्र है 2022 का। ठीक है, फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स का, और ये 6 सेमेस्टर का है। और प्रश्नों का यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। पहला प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव उद्यमों के लिए एमआरपीएस है। तो दोस्तों ये क्या है? 0 से कम है। ठीक है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पावर फंक्शन है? तो दोस्तों पावर फंक्शन आपका कोब डगलस फंक्शन पावर फंक्शन है। और किस कृषि के प्रकार में अधिक जोखिम शामिल होती है? तो दोस्तों जो स्पेशलाइज्ड होता है, जो विशेष कृषि होता है, इसमें ज़्यादा रिस्क होता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खेती की प्रणाली है? तो दोस्तों खेती की प्रणाली, निम्नलिखित में से कौन सी खेती की प्रणाली है? तो सहकारी खेती क्या है? ये एक टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। और नेक्स्ट है, सामूहिक खेती में स्वामित्व किसका होता है? तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, सामूहिक खेती में स्वामित्व भी सामाजिक होता है, समाज का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। और नेक्स्ट है, पूंजीवादी खेती में स्वामित्व किसका होता है? तो इसका नाम से भी स्पष्ट है कि जो पूंजी लगाएगा उसका होगा, यानी व्यक्ति विशेष का होगा, व्यक्तिगत होता है पूंजीवादी खेती में स्वामित्व। और नेक्स्ट है, किसान खेती में स्वामित्व किसका होगा? तो दोस्तों किसान खेती में भी स्वामित्व जो है ये किसी व्यक्ति विशेष यानी व्यक्तिगत होगा, इंडिविजुअल होगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्पष्ट लागत है? तो दोस्तों अस्पष्ट लागत का बात करें तो ये आपका उर्वरक जो है ये अस्पष्ट लागत का उदाहरण है। और नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन खेती का व्यापक लागत का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों खेती के व्यापक लागत का प्रतिनिधित्व आपका जो है लागत सी करता है, यानी कोस्ट सी, यानी ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है, प्रति हेक्टेयर परिकल्पित लागत कहलाती है। तो दोस्तों प्रति हेक्टेयर परिकल्पित लागत क्या कहलाती है? तो ये खेती की लागत कहलाती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहलाती है। और नेक्स्ट है, उत्पादन की आर्थिक दक्षता किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो दोस्तों उत्पादन की आर्थिक दक्षता आपका MVP के द्वारा निरूपित की जाती है। और नेक्स्ट है, कुल स्थिर लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ का क्या होती है? दोस्तों तो स्थिर रहती है, यानी बात करें कुल स्थिर लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ वो भी स्थिर ही रहती है। और नेक्स्ट है आपका औसत स्थिर लागत उत्पादन के वृद्धि के साथ क्या होता है? तो ये जो होता है ये घट जाता है, यानी कम हो जाता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों खेती की प्रणाली आपका जो है ये डेयरी उद्योग जो है ये खेती की प्रणाली नहीं है। इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो राज्य खेती, सामूहिक खेती और सहकारी खेती ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। लेकिन ये जो डेयरी उद्योग है ये आपका खेती का प्रकार नहीं है। तो आपका अपना दिमाग भी हल्का फुल्का यूज करना पड़ेगा ऑप्शन को देखने के बाद, तो आप प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ राटा लगाने से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक किसान के अनुसार पैसा खर्च करता है, एक किसान किसके अनुसार पैसा खर्च करता है? तो एक किसान सीमांत प्रतिफल के नियम के अनुसार पैसा खर्च करता है। और नेक्स्ट है, एक उद्यम को सकल रिटर्न में क्या शामिल है? तो दोस्तों एक उद्यम के सकल रिटर्न में कुल रिटर्न यानी टोटल रिटर्न्स क्या है? शामिल है, इंक्लूड्स है। और नेक्स्ट है, फैक्टर संबंध में क्या ठीक है? तो दोस्तों फैक्टर संबंध में आपका फैक्टर भिन्न होते हैं, ये वाला राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है, उत्पाद संबंध किससे संबंधित है? दोस्तों उत्पाद संबंध जो है आपका संसाधनों के आवंटन से क्या है? संबंधित है। और इनपुट का अधिकतम लाभ स्तर क्या है? तो दोस्तों इनपुट का अधिकतम लाभ स्तर जो होता है वो होता है MVP
इक्वल टू MIC, ठीक है, MVP इक्वल टू MIC। और नेक्स्ट है आस्तियों पर देनदारियों की अधिकता क्या इंगित करती है? तो दोस्तों ये आपका जो है व्यापार की इंसॉल्वेंसी को इंगित करता है। और नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग, सुअर पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन आदि इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये किसके उदाहरण हैं? ये खेती के प्रकार के, यानी ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग के, ये टाइप एग्जांपल्स ऑफ या टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, ठीक है। और नेक्स्ट है फार्म योजना में क्या शामिल है? तो दोस्तों फार्म योजना में बात करें तो आपका बोथ A एंड B, यानी A और B दोनों शामिल है। जैसे कृषि बजट पहले से तैयार करना और सर्वोत्तम पैकेज का चयन करना और उसको अपनाना, दोनों शामिल है। और एक खेत का शुद्ध प्रतिफल किस दक्षता का माप है? तो दोस्तों एक खेत का शुद्ध प्रतिफल जो है वो संपूर्ण दक्षता का माप होता है। और अगला है कृषि स्तर पर संसाधनों के उपयोग का इष्टतमीकरण क्या संदर्भित करता है? दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फार्म मैनेजमेंट इसका राइट आंसर होगा, यानी खेत प्रबंधन। और प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए ताकि याद रहे। कृषि स्तर पर संसाधनों के उपयोग का इष्टतमीकरण क्या संदर्भित करता है? तो ये आपका फार्म मैनेजमेंट यानी खेत प्रबंधन कहलाता है। और ये टाइटल भी है बुक का, आपका सब्जेक्ट का, इसलिए इसको याद करना हो और ज़रूरी है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लागत आकार नहीं है? तो दोस्तों कौन सा लागत आकार नहीं है? तो AFC जो है ये आपका AFC ये आपका लागत निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र U आकार का नहीं है? तो ये आपका AFC जो है ये लागत वक्र U आकार का नहीं होता। और नेक्स्ट है औसत कुल लागत यानी ATC क्या है? तो दोस्तों ATC आपका है आउटपुट द्वारा विभाजित कुल लागत, ठीक है, आउटपुट द्वारा विभाजित कुल लागत। और नेक्स्ट है परिवर्तनीय इनपुट का MPP ऋणात्मक कब होगा? तो दोस्तों परिवर्तनीय इनपुट का MPP ऋणात्मक जो है ये आपका थर्ड स्टेज में यानी तीसरे चरण में होगा, ठीक है, चरण 3। और नेक्स्ट है आपका जब परिवर्तनीय लागत शून्य के बराबर होती है तो कुल लागत क्या होगी? जब परिवर्तनीय लागत शून्य के बराबर होगी तो कुल लागत जो होता है वो स्थिर लागत के बराबर होता है। और नेक्स्ट है आपका कुल परिवर्ती लागत वक्र का आकार क्या होगा? तो दोस्तों कुल परिवर्ती लागत वक्र का आकार आपका होता है घनाकार परवलय, ठीक है। कुल परिवर्ती लागत वक्र का आकार यहाँ पे पूछा जा रहा था तो उसका होगा घनाकार परवलय। और नेक्स्ट है कुल लागत वक्र का आकार क्या होगा? यहाँ पे भी उसी से रिलेटेड प्रश्न है, इसका भी राइट आंसर होगा घनाकार परवलय ही, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो सीरीज़ के आधा प्रश्न को अभी यहीं देख लिए और आधा प्रश्न देखना बाकी है। उससे पहले रिक्वेस्ट आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पावर बन जाता है, ताकत बन जाता है, ताकि मैं और आप लोगों के लिए अच्छा काम करूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को तो अवश्य लाइक कर दीजिएगा। आई होप कि आप लोग ऐसा करेंगे। और नेक्स्ट है आपका अब प्रश्नों का सिलसिला फिर से जारी होता है और 31 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उत्पादन फलन में उत्पादन निम्नलिखित में से निम्नलिखित का एक फलन है। तो दोस्तों ये किसका फलन है? उत्पाद का कारक, ठीक है, ये उत्पाद का कारक का फलन है। उत्पादन फलन में उत्पादन निम्नलिखित में से उत्पाद का कारक का फलन है। और नेक्स्ट है ह्रासमान प्रतिफल के नियम के संचालन का मूल कारण है। तो दोस्तों इसका मूल कारण क्या है? A और B दोनों जैसे कारकों की कमी और कारकों के बीच अपूर्ण प्रतिस्थापन। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करता है? तो दोस्तों परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है ये अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करता है। और नेक्स्ट है दीर्घकालीन उत्पादन फलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों दीर्घकालीन उत्पादन फलन आपके पैमाने के प्रतिफल का नियम से संबंधित है। और नेक्स्ट है उत्पादन के किस चरण में एक बुद्धिमान निर्माता अल्पकालीन उत्पादन में काम करना पसंद करता है? तो दोस्तों उत्पादन के ये जो द्वितीय चरण होता है इसमें एक बुद्धिमान निर्माता अल्पकालीन उत्पादन में काम करना पसंद करता है द्वितीय चरण में। और नेक्स्ट है परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के 3 चरणों की व्याख्या करता है। उत्पादन के पहले चरण में तो दोस्तों बोथ MP एंड AP राइज, तो MP और AP दोनों में वृद्धि होती है। और नेक्स्ट है किस समय उत्पादन के सभी साधनों को बदला जा सकता है? तो जो दीर्घकालीन उत्पादन है इसमें संसाधनों को या फिर उत्पादन के सभी साधनों को बदला जा सकता है दीर्घकालीन में। और नेक्स्ट है परिवर्तनीय और निश्चित संसाधनों की तकनीकी दक्षता कब बढ़ती है? तो दोस्तों ये आपका प्रथम चरण में बढ़ती है। परिवर्तनीय और निश्चित संसाधनों की तकनीकी दक्षता प्रथम चरण में बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है
उत्पादन फलन के प्रथम चरण में उत्पादन की लोच क्या होगी? तो दोस्तों उत्पादन फलन के प्रथम चरण में उत्पादन की लोच जो होता है 1 से अधिक होता है, मोर देन 1। और नेक्स्ट है उत्पादन फलन में इनपुट क्या होगा? तो दोस्तों उत्पादन फलन में इनपुट होता है स्वतंत्र चर, ठीक है। और नेक्स्ट है जब MRPS इक्वल टू 0 तो उत्पादन क्या होगा? यानी दोस्तों जब MRPS बराबर 0 होगा तो उत्पादन क्या होगा? उत्पादन होगा सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री। और नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न, पारिवारिक और भाड़े के मजदूर किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के उदाहरण हैं, ठीक है। परिवार और भाड़े के मजदूरी किसके उदाहरण है? तो सबसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के उदाहरण है। और नेक्स्ट है आपका एक उत्पादन कार्यक्रम में सम विच्छेद बिंदु पर किसानों को क्या लाभ होता है? तो दोस्तों एक उत्पादन कार्यक्रम में सम विच्छेद के बिंदु पर किसानों को शून्य लाभ होता है, 0 लाभ होता है। और नेक्स्ट है उत्पादन की लोच शून्य कब होगी? तो दोस्तों उत्पादन की लोच शून्य द्वितीय चरण की शुरुआत पर होती है, ठीक है, द्वितीय चरण की शुरुआत पर होती है। और नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र AC वक्र को उसके निम्नवत बिंदु पर काटता है? तो दोस्तों ये जो MC होता है, ठीक है, ये क्या होता है? निम्नलिखित में से जो है आपका AC वक्र को उसके निम्नतम बिंदु पर काटता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वह बिंदु जहां उत्पादन की लोच शून्य रहती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वह बिंदु कौन सी है जहाँ पे उत्पादन की लोच शून्य रहती है? तो ये होता है आपका AR मोर देन AMR, ठीक है। आप लोग AR ग्रेटर देन AMR, ये वाला इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C वाला। बढ़िया से याद कर लीजिए इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि ये जो पेपर होता है इकोनॉमिक्स का ये थोड़ा टफ होता है, तो आपको दिमाग भी थोड़ा बढ़िया से ज़्यादा यूज़ करना होगा इसमें। और नेक्स्ट है किस लागत में प्रबंधकीय सेवा घटक शामिल है? तो दोस्तों ये जो है कोस्ट C3 यानी लागत C3, इसमें प्रबंधकीय सेवा घटक शामिल होता है। और नेक्स्ट है मूल्य ह्रास के कारण किसी परिसंपत्ति का मूल्य क्या होता है? तो घट जाता है। जब मूल्य ह्रास होगा तो रेट भी क्या होगा? जो मूल्य होगा वो भी घट ही जाएगा, कम हो जाएगा। और नेक्स्ट है एक उत्पादन फलन में जब MP बढ़ता है तो TPP क्या होता है? तो एक उत्पादन फलन में जब MP बढ़ता है तो TPP भी क्या होता है? ये बढ़ती दर से बढ़ता है, ये भी बढ़ जाता है और वो तो बढ़ा हुआ होता ही है। और नेक्स्ट है एक उत्पादन फलन में जब MPP शून्य है तो TPP क्या होगा? तो नॉन ऑफ दीज यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है एक उत्पादन फलन में जब MPP इक्वल टू APP तब क्या होगा? जब दोनों बराबर हो तो क्या होगा? तो APP जो है ये आपका अधिकतम होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है उत्पादन फलन के क्षेत्र 1 में क्या होगा? और आपके सामने दे दिया है यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो ये जो है MVP लेस देन MIC, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है उत्पादन फलन के क्षेत्र दूसरा में क्या होगा? तो इसमें होता है आपका MR इक्वल टू MC। और ये उत्पादन फलन के द्वितीय क्षेत्र में MR इक्वल टू MC। और नेक्स्ट है आइसोक्वेंट वक्र को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इस वक्र को उत्पाद उदासीनता वक्र के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है आपका 55 नंबर यानी 55 क्वेश्चन, एक ही ग्राफ पर आइसोक्वेंट की संख्या कहलाती है। ए नंबर ऑफ आइसोक्वेंट ऑन द सेम ग्राफ इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं हम लोग आइसोक्वेंट मैप, ठीक है, आइसोक्वेंट मैप, ठीक है। और नेक्स्ट है ट्रैक्टर घंटे और आदमी घंटे क्या है? तो दोस्तों ये आपका है परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स, ठीक है, ट्रैक्टर आवर्स एंड मैन आवर्स आर परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स। और नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, एक किसान द्वारा सिंचाई के पानी को पंप करने की लागत है। तो दोस्तों ये जो है आपका परिवर्तनीय लागत है यानी वेरिएबल कॉस्ट है। और नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र को खाली स्थान के रूप में भी जानते हैं। तो दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र को आइसो संसाधन के वक्र के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त उत्पादनों के मामले में उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा? तो संयुक्त उत्पादों के मामले में उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो उल्टे L के आकार का होता है, यानी ऐसा होता है। और नेक्स्ट है आपका कम्प्लीमेंट्री उद्यमों के लिए
MRPS है। तो दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, और आप जो भी स्टूडेंट्स यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप कि वो लोग अच्छा करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कम्प्लीमेंट्री उद्यमों के लिए MRPS है। तो दोस्तों क्या है, इसमें है आपका 0 से बड़ा यानी ग्रेटर देन 0। दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज चल रहा था आपका फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का BSc एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का, इस सीरीज़ का ये वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है। और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।